Hello friends, my name is Gufran Ali and also welcome to our YouTube channel G Chemistry Classes। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था नेम रिएक्शन के फास्फोरस इलिट्स के बारे में। नेम रिएक्शन हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने फास्फोरस इलिट्स को कंप्लीट किया था, ब्रिटिक रिएक्शन यानी कि ब्रिटिक रिएक्शन को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे सल्फ़र इलिट्स के बारे में। सल्फ़र के भी जैसे हम फास्फोरस इलिट्स पढ़ते हैं वैसे ही सल्फ़र इलिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए सल्फ़र हम ये जानते हैं, ये सल्फ़र और फास्फोरस नाइट्रोजन जितने भी क्या होते हैं नॉन मेटल होते हैं। इनसे लगे जो कार्बन है, कार्बन से जो प्रोटॉन लगे होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, वो देखिए हम थोड़ा बात करूं, अगर मैं जनरली देखिए CH4 है, ये कोई कंपाउंड है, कार्बन का कोई कंपाउंड है। ठीक है, मीथेन। तो इसके अगर मैं pKa की बात करूं तो इसका pKa होता है 65, जो कि काफ़ी हाई है। ठीक है, जैसे ही मैं सल्फ़र के डेरिवेटिव कंपाउंड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने फेनिल मेथिल सल्फाइड ले लिया, फेनिल मेथिल सल्फाइड। अब इसके pKa की मैं बात करूँ तो pKa रिड्यूस होकर आ जाता 45। जैसे ही सल्फ़र अटैच हुआ तो pKa रिड्यूस हो गया। pKa देखिए, pKa क्या होता है, हम बफर सॉल्यूशन में एक फार्मूला पढ़ते हैं pH। एसिडिक बफर की बात करूं तो pH होता है हमारा pKa प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन जो वीक एसिड होता है उसकी कंसंट्रेशन। ये फार्मूला हम पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, एसिडिक बफर में। ठीक है, देखिए pH किसके इक्वल है, pKa के इक्वल है। यहाँ से कुछ वैल्यू प्लस माइनस होगी, लेकिन जनरली pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है pKa के। pKa यानी pKa ज़्यादा होगा तो pH भी ज़्यादा होगा, pH ज़्यादा होगा तो हमारा कंपाउंड कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। pKa कम होगा तो कंपाउंड हमारा एसिडिक नेचर का होगा। देखिए तो pKa यहाँ 65 है, तो इसका जो हाइड्रोजन लगा है इस कार्बन पे उसका pKa हाई है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, मतलब लेस एसिडिक होगा। ऐसी सल्फ़र हमने अटैच कर दिया, इसका pKa कितना आ गया 48, इसके कंपेयर में कम हो गया, तो 48 है, इसका मतलब ये एसिडिक हो गया। इस पर जो कार्बन पे लगे हाइड्रोजन है, इस पूरे कंपाउंड का pKa क्या है 48, तो कार्बन पे लगे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, थोड़ा एसिडिक करेक्टर क्या हुआ उनका इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से मैंने एक कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर दिया सल्फ़र के साथ। मान लीजिए यही कंपाउंड है, इसमें इधर मैंने लगा दिया ऑक्सीजन। सल्फ़र के पास तो दो लोन पेयर है ना, ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन ने, एक लोन पेयर ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसका pKa रिड्यूस होकर आ जाएगा 35। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के लगने से भी क्या हुआ, pKa रिड्यूस हो गया, pKa आ गया 35। मैं दूसरा लोन पेयर जो सल्फ़र के पास है उससे भी मैं ऑक्सीजन को अटैच कराता हूँ, देन pKa इक्वल हो जाएगा 31। pKa क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो कहने का मतलब है अगर इस मेथिल पर लगेगा हाइड्रोजन की बात करूँ तो वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। यानी कि अगर लेफ़्ट से राइट जाने की बात करूँ तो एसिडिक करेक्टर कंपाउंड का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब एक सल्फ़र हमारा जो होता है वो टेट्राहेड्रल ही होता है। भाई ये मेथिल है और ये लोन पेयर है इसके पास, ये इसके पास लोन पेयर है। ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडेशन क्या है इसका, sp3। ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है।
देखिए ये टेट्राहेड्रल है, इसके पास भी अभी लोन पेयर है, तो ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल। सल्फ़र क्या होते हैं हमारे, टेट्राहेड्रल होते हैं। अब सल्फ़र इलिट्स में हम पढ़ेंगे। सल्फ़र इलिट्स में 2 टाइप की सल्फ़र इलिट्स होती हैं, ठीक है। सल्फ़र इलिट्स, देखिए सल्फ़र इलिट्स हम जनरली 2 टाइप्स की होती हैं। सल्फ़र इलिट्स एक तो होती है सल्फोनियम इलिट्स, और सेकंड होती है सल्फॉक्साइड इलिट्स। ठीक है। सल्फॉक्साइड इल्स में क्या है, ये ऑलवेज स्टेबल होती हैं सल्फॉक्साइड्स। ये सल्फोनियम इलिट्स और ये सल्फॉक्साइड या सल्फॉक्सोनियम इलिट्स। सल्फॉक्सोनियम इलिट्स ये ऑलवेज स्टेबल होती हैं, क्योंकि सल्फ़र पे होता है, सल्फ़र ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जो स्टेबल हो जाता है। ऑलवेज स्टेबल। और सल्फोनियम इलिट्स में अनस्टेबलाइज भी होती है और स्टेबलाइज भी होती है। अनस्टेबलाइज और स्टेबलाइज। अनस्टेबलाइज एंड स्टेबलाइज्ड सल्फोनियम इलिट्स। ये क्या है, सल्फोनियम इलिट्स। सल्फोनियम ये क्या, स्टेबलाइज्ड सल्फोनियम। ठीक, बात करते हैं इसके जनरेशन की। देखिए फर्स्ट जनरेशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई सल्फ़र का डेरिवेटिव कंपाउंड है RSH, ठीक है। ये क्या, फर्स्ट जनरेशन। जैसे हमारा होता है ईथर होता है, सॉरी जैसे ऑक्सीजन अगर ये होता है, ये क्या है, एल्कोहल। इसी प्रकार से ये क्या है, सल्फ़र है तो थायोल। थायोल फर्स्ट जनरेशन। और सेकेंड जनरेशन की बात करूं तो जैसे हमारा ईथर होता है, से हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया। ईथर में ऑक्सीजन होता है और सल्फ़र में ऐसे ही आ गया थायो ईथर, इसको बोलेंगे थायो ईथर, सेकेंड जनरेशन। ठीक, या इसको बोलेंगे सल्फाइड थायो ईथर बोलते हैं। जैसे हम ईथर पर ऑक्सीजन होता है तो ये क्या होता है, ईथर। और ये क्या, सल्फ़र है तो ये हो गया थायो ईथर या सल्फाइड। ठीक, अब बात करें थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में क्या हो सकता है, सल्फ़र के पास ऑक्सीजन अटैच हो सकता है सल्फ़र से ही। इसको आप बोल सकते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ सल्फ़र डेरिवेटिव कंपाउंड। ठीक है, ये क्या हो गया, सल्फॉक्साइड। ये क्या है, सल्फॉक्साइड। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन
सल्फ़र के साथ एक ऑक्सीजन होगा तो ये हो गया सल्फॉक्साइड। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की बात करूँ, सल्फ़र के पास मान लीजिए इस बार 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया सल्फोन या सल्फोन ये क्या हो गया फोर्थ जनरेशन। इतने तरीके से सल्फ़र के कंपाउंड जनरेट कर सकते हैं। देखिए फोर्थ जनरेशन इसको बोल देंगे सल्फोन। ठीक है, देखिए बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा सल्फोनियम एलिट्स, स्टेबलाइज और अनस्टेबलाइज। अब सल्फोनियम एलिट्स का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? सल्फोनियम एलिट्स का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं डाई एल्काइल सल्फ़र की रिएक्शन R2S किसी एल्काइल हैलाइड के साथ करा देता हूँ। एल्काइल हैलाइड्स में मैंने ये ले लिया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाईक्लोरोमीथेन, इन द प्रेजेंस ऑफ डाईक्लोरोमीथेन तो क्या करेगा? देखिए सल्फ़र के पास तो ऑलरेडी लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा? कार्बन और Cl के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो यहाँ से Cl को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, बाया SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो हमें मिलेगा R2S और ये सल्फ़र पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सल्फ़र ने क्या किया? अपने लोन पेयर से Cl को रिप्लेस कर दिया, उस सल्फ़र पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसको ओपन करके मैं लिखूँ, देखिए R ये अल्काइल ग्रुप है, यानी डाई एल्काइल सल्फाइड की रिएक्शन मैंने किसी एल्किल हैलाइड के साथ करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ डाईक्लोरोमीथेन। तो SN2 रिएक्शन के थ्रू हमें सल्फ़र का डेरिवेटिव इंटरमीडिएट मिला। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ ट्रीट कराता हूँ, इसको ट्राईब्यूटाइल कोई भी बेस हो सकता है, पोटेशियम ट्राईब्यूटॉक्साइड, तो क्या करेगा? ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है? देखिए इस पोजीशन पे जो लगा प्रोटॉन है वो कैसा है? एसिडिक इन नेचर, क्योंकि सल्फ़र पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सल्फ़र के बहुत करीब होंगे, तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी मतलब इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये प्रोटॉन जो लगा है इस पर क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर का हो जाएगा। ऐसे ही O- यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, जो क्या है? सल्फ़र के थ्रू स्टेबल है। ये आ गया नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये हमें मिल गए एलिट्स, सल्फ़र एलिट्स, इसी को बोलते हैं हम सल्फ़र एलिट्स। ठीक, अब देखिए सल्फ़र के पास तो एम्प्टी वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। और सल्फ़र का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो इसका आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? 3s2 और 3p4, तो इसके पास 3d भी क्या है? एम्प्टी है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में इसके कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है, और d इसका क्या है? पूरा d ऑर्बिटल टोटली एम्प्टी है। ठीक है, तो सल्फ़र के पास ये d ऑर्बिटल होता है, और जैसे ही इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ ये क्या है? रिजोनेंस में भी हो सकता है। इस तरीके से सल्फ़र डबल बॉन्ड रिंग के साथ। ठीक है, ये भी क्या है? सल्फ़र एलिट्स है। ये भी क्या? सल्फ़र एलिट्स।
ठीक है, तो सल्फ़र एलिट्स, और अगर मैं सल्फ़र यानी हमने पढ़ा था एक और सल्फोनियम एलिट्स में स्टेबलाइज क्या होगी और अनस्टेबलाइज क्या होगी। देखिए सल्फ़र के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन इसके साथ जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो केवल प्लस आई के थ्रू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मैं इसी एलिट्स में सल्फोनियम एलिट्स जो हमने पढ़ा था, सल्फोनियम एलिट्स में स्टेबलाइज भी और नॉन स्टेबलाइज भी है, तो स्टेबलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कंपाउंड है हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबल करने के लिए मुझे इसकी एक पोजीशन पे क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप अटैच कर दिया मैंने, तो ये क्या होगी, सल्फ़र एलिट्स कैसी हो गई है, सल्फोनियम एलिट्स स्टेबलाइज हो गई। ये कैसी है, नॉन स्टेबलाइज। नॉन स्टेबलाइज सल्फोनियम एलिट्स। और ये हो गया हमारी स्टेबलाइज सल्फोनियम एलिट्स। ठीक, ये हो गई हमारी स्टेबलाइज सल्फोनियम एलिट्स। सल्फोनियम स्टेबलाइज और नॉन स्टेबलाइज एलिट्स। अब सल्फोक्सोनियम एलिट्स, सल्फोक्सोनियम एलिट्स में देखिए सल्फोक्सोनियम एलिट्स में मैंने सेम कंपाउंड लिया, जैसे आर, ये सल्फ़र है, सल्फ़र के एक लोन पेयर से क्या किया मैंने, ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, सल्फोक्सोनियम, और मैंने इसकी रिएक्शन क्या करा दी, सेम कंपाउंड में, जैसे मैंने एल्किल हैलाइड लिया था, इस बार क्या किया मैंने, जो एलिट्स थोड़ा और स्टेबल हो जाए, मैंने क्या किया, इस बार ये कंपाउंड ले लिया, यानी एराइल हैलाइड के साथ मैंने इसको रिएक्ट करा दिया। सेम प्रोसेस होगा, अभी भी सल्फ़र के पास लोन पेयर है, क्योंकि सल्फ़र के पास 2 लोन पेयर होते हैं ना, एक लोन पेयर ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये क्या करे, इस पर अटैक करेगा और Cl बाहर हो जाएगा, तो हमें मिलेगा डबल बॉन्ड O, और इसने अटैक कर दिया बेंजाइलिक पोजीशन पर। ठीक है, सल्फ़र पे आ गया फिर से पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन में फिर से क्या करूँ, किसी बेस के साथ करा दूँ, जैसे NaOET ले लिया, ETONA, तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या करेगा, एसिटिक हाइड्रोजन को निकालेगा। एसिटिक हाइड्रोजन कौन सा, ये वाला है, ये OET ने यहाँ से प्रोटॉन निकाला, नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे। ये है बेंजीन रिंग। अब ये देखिए नेगेटिव चार्ज जो इस सल्फ़र के साथ क्या है, रिजोनेंस में है, ये हमारी कैसी है, सल्फोक्सोनियम एलिट्स। जब इधर आ गया डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, सल्फ़र पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, हमारी सल्फोक्सोनियम एलिट्स। अब देखिए ये क्या होती है, ऑलवेज स्टेबलाइज होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है, इसके ऑक्सीजन के साथ भी रिजोनेंस में है और इधर रिंग के साथ भी क्या है, रिजोनेंस में है। तो ये ऑलवेज क्या होती है, सल्फोक्सोनियम एलिट्स ऑलवेज स्टेबलाइज।
तो कहने का मतलब है आपको पहचान लेना चाहिए कि कौन सी स्टेबल है, सल्फोक्सोनियम एलिट्स कैसे स्टेबल है और सल्फोनियम एलिट्स स्टेबल और नॉन स्टेबल कैसे होती है। ठीक है, उनके हम रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब सल्फ़र एलिट्स में हमने अभी देखा सल्फोक्सोनियम एलिट और सल्फोनियम एलिट्स स्टेबलाइज और नॉन स्टेबलाइज। अब मुझे सबट्रेट कैसा होना चाहिए हमारा सल्फ़र एलिट्स के लिए। देखिए सबट्रेट हमारा होना चाहिए, सबट्रेट में कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। सल्फ़र कहाँ रिएक्ट करती है, कार्बोनिल कंपाउंड या अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। तो सबट्रेट फॉर सल्फ़र एलिट्स कार्बोनिल में भी कार्बोनिल कंपाउंड और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड अगर है तो हमारा सल्फ़र एलिट्स क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कार्बन पर अटैक करेगा और इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करेगा रेदर देन एल्कीन, ना कि एल्कीन का फॉर्मेशन। फास्फोरस एलिट्स में क्या होता था, कार्बोनिल कंपाउंड पे हमारा जो फास्फोरस एलिट्स रिएक्ट करता है और करता था और एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्वेश्चन लूँ, ठीक है, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड मैंने लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी, ये मैंने रिजेंट ले लिया Me2S की रिएक्शन मैंने किसी एल्काइल हैलाइड्स के साथ करा दी। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, साइक्लोहेक्सेन और आयोडीन मैंने उसकी पोजीशन लगा दी, आयोडीन लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सल्फ़र इस स्टेप में क्या करेगा, सल्फ़र इसको रिप्लेस करेगा आयोडीन को बाय SN2 मैकेनिज्म। और सेकंड स्टेप में मैंने कोई बेस लगा दिया NaOET। ठीक है, तो हमें रिजेंट से क्या मिलेगा, इधर लग जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो सल्फ़र पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सल्फ़र पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा और सेकंड स्टेप में क्या है, हमने बेस लगा के दिया है NaOET। NaOET क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को। मान लो एसिडिक ये वाला है प्रोटॉन है इसके पास, एसिडिक प्रोटॉन। NaOET ने क्या किया, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज आ गया इस पोजीशन पे। पॉजिटिव इस पोजीशन पे। अब देखिए ये हमारी सल्फोनियम एलिट्स है। सल्फोनियम एलिट भी कैसी है, नॉन स्टेबलाइज। तो ये क्या करेगा, सीधे कार्बोनिल के इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन O- और इस पोजीशन से ठीक है, ये लग गया इस पे ऑक्सीजन के साथ और इधर लगा है सल्फ़र Me पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, अब देखिए वहाँ हम क्या करते थे, सल्फ़र ऑक्सीजन क्या करता था, फास्फोरस पे अटैक करता था। यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू सल्फ़र ऑक्सीजन की। क्योंकि सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और सल्फ़र न्यूट्रल फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो हमें इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा इसमें। देखिए ठीक, इपॉक्साइड रिंग मिलेगा ये वाला और साथ में Me2S न्यूट्रल फॉर्म में।
और फास्फोरस एलिट्स में क्या करते थे हम, ऑक्सीजन क्या करता था, फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेता था, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती थी उसमें। अब यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन पर डायरेक्ट अटैक करता है। कार्बन के पास देखिए 2p ऑर्बिटल होता है और ऑक्सीजन के पास भी 2p ऑर्बिटल होता है। इसके 2 रीजन है, फास्फोरस के पास भी 3p होता है लेकिन, और सल्फ़र के पास भी 3p होता है। तो ऑक्सीजन 2p के साथ अच्छी ओवरलैपिंग करेगा एज कम्पेयर टू 2p 3p के साथ। सल्फ़र के पास 3p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास 2p। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अच्छी ओवरलैपिंग करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कार्बन पर अटैक करता है और इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये था कंपाउंड हमारा सल्फोनियम एलिट्स नॉन स्टेबलाइज। और ठीक है, ये कंपाउंड था हमारा सल्फोनियम एलिट्स का। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हमने सल्फोनियम एलिट्स लिया था, वो भी जो कि नॉन स्टेबलाइज था। इस बार मैं लेता हूँ सल्फोक्सोनियम एलिट्स। सल्फोक्सोनियम एलिट्स की रिएक्शन में किसी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराता हूँ। फॉर एग्जांपल प्लस सल्फोक्सोनियम एलिट्स क्या होता है हमारा, स्टेबलाइज, ऑलवेज स्टेबलाइज होता है। CH2 माइनस ये क्या है हमारा, सल्फोक्सोनियम एलिट्स। और सल्फर पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या, सल्फोक्सोनियम एलिट्स। अब सल्फोक्सोनियम एलिट्स का काम देखिए, सल्फोक्सोनियम और सल्फोनियम नॉन स्टेबलाइज एलिट्स में क्या डिफरेंस होता है। वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये उसने क्या किया था, कार्बोनिल के कार्बन सेंटर पर डायरेक्ट अटैक किया था। अब देखिए, ये कार्बन के साथ, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, इसके साथ डिलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबल है सल्फोक्सोनियम एलिट्स। तो ये क्या करेगा, इसके स्टेबल होने की वजह से इसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, यानी 1,4 एडिशन या माइकल एडिशन इसको बोलते हैं। और सल्फोनियम नॉन स्टेबलाइज एलिट्स ने क्या किया था, 1,2 एडिशन या डायरेक्ट एडिशन दिया था। अब देखिए डायरेक्ट एडिशन, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए जैसे नेगेटिव चार्ज ने 1,4 एडिशन यानी कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पर अटैक किया और ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पहुँचा और इस पोजीशन पे आ गया CH2 और ये डबल बॉन्ड सल्फ़र Me। सल्फ़र पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस से रिंग में आए और ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करे इस पोजीशन पे और सल्फ़र न्यूट्रल क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो हमें जो मिला, साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हुआ। जब हमने सल्फोनियम एलिट्स लिया तो उसने अटैक किया कार्बन डबल बॉन्ड पे, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया हमने, सब्सट्रेट लिया और सल्फोक्सोनियम एलिट्स लिया तो उसने क्या किया, 1,4 एडिशन रिएक्शन दिया। क्यों, देखिए अब देखिए ये हम बात करेंगे, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ये है हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी इस कार्बन पर वो रिजोनेंस की वजह से क्या हो गई, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, स्टेबल हो गई। तो स्टेबल होने की वजह से ये कैसा हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब जो सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करता है, हार्ड सेंटर पे अटैक करता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये कैसा सेंटर है, सॉफ्ट सेंटर है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर मैं जनरली बात करूं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। तो पाई बॉन्ड जो है वो क्या है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से वो सेंटर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और ऑक्सीजन की क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये सेंटर कैसा हो गया, हार्ड सेंटर हो गया। हार्ड सेंटर है तो इस पर वो सल्फ़र एलिट्स अटैक करेगा जो लेस स्टेबलाइज है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारा हार्ड सेंटर पे, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सॉफ्ट सेंटर पे। तो ये कैसा है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और ये सेंटर सॉफ्ट है, ये हार्ड सेंटर है, तो ये सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा। सॉफ्ट पे अटैक करता है, हार्ड सेंटर पे अटैक करता है। तो ये कैसी एलिट्स थी हमारी, सल्फोक्सोनियम एलिट्स, सॉफ्ट एलिट्स होती हैं। जैसे और भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में हम पढ़ते हैं HO- हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, वो भी कैसा होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। CN- भी कैसा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैसा है, इसमें स्टेबलाइज है, डेंसिटी कम है कार्बन पे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो बिग ये बॉन्ड है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पे 1,4 यानी माइकल एडिशन देते हैं। तो हमें इसमें क्या मिला, साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी कंपाउंड की रिएक्शन मैं सल्फोनियम एलिट्स के साथ करा दूं, जो कि नॉन स्टेबलाइज है, Me2SCH2- पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर वो स्टेबलाइज नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसी कंपाउंड के हार्ड सेंटर पर अटैक करेगा। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हार्ड सेंटर पर अटैक करेगा। बस यही सल्फर एलिट्स में पहचानना है, कौन सेंटर कहाँ अटैक करेगा, कौन सा सॉफ्ट है और कौन सा हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। ये CH2 और सल्फर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन सेंटर पे अटैक करे और Me2S न्यूट्रल फॉर्म में बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा इपॉक्साइड। अब देखिए जो हमारा नॉन स्टेबलाइज एलिट्स ने क्या काम किया, हार्ड सेंटर पे अटैक किया, यानी डायरेक्ट एडिशन दिया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन या बंटू एडिशन। और ये कैसा था हमारा, माइकल एडिशन या 1,4 एडिशन। और 1,4 एडिशन, और ये है 1,2 एडिशन या डायरेक्ट एडिशन। बंटू एडिशन या डायरेक्ट एडिशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन गेट 2011 में आया है, इसी से सल्फर एलिट से क्वेश्चन है, गेट 2011 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिएगा आप बहुत इजीली। अगर आपने लेक्चर देखा, अगर पूरा लेक्चर आपने देखा तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए इसमें कुछ डिफरेंस है, उसने ग्रुप लगा दिया है, ये इसकी नेक्स्ट पोजीशन पे उसने लगा दिया सल्फर और 2 मैथिल ग्रुप उसने अटैच कर दिए इससे, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका काउंटर आयन के लिए उसने आयोडीन माइनस भी लगा दिया। अब इसकी रिएक्शन उसने करा दी, बेस ले लिया ट्राईब्यूटाइल पोटेशियम ट्राईब्यूटाक्साइड, और सेकंड स्टेप में उसने क्या है, रेन निकिल ठीक है। अगले स्टेप में उसने क्या किया, रेन निकिल भी लगा दिया है। ठीक है, रेन निकिल इन द प्रेजेंस ऑफ एथिल एल्कोहल। कंपाउंड आपको बताना है। अब देखिए हमें पता है ये सल्फ़र के जो नेक्स्ट पोजीशन से लगा कार्बन है,
वो भी हाइड्रोजन रखता है। देखिए इसमें मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा इस कंपाउंड को। और ये सल्फ़र की देखिए इस जो बॉन्ड है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो ये कैसा अबव द प्लेन होगा, ऊपर की साइड लगा है। और ये Me क्या है, ये CH3 है। सल्फ़र में पॉजिटिव चार्ज है और उसने अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया है। ठीक है, अब सल्फ़र देखिए जब उसने बेस साथ में लगा दिया है पोटेशियम ट्राईब्यूटॉक्साइड। पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। उसमें देखिए सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। देखिए बात करूँ ये ग्रुप लगा है, इस पर थोड़ा बहुत इससे क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पर थोड़ा इंक्रीज करेगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से। और इस वाले हाइड्रोजन की मैं बात करूँ ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इस पर प्लस आई इफेक्ट लगाए। तो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो हमें मिलेगा सल्फ़र एलिट। और साथ में ये अबव द प्लेन ऊपर की साइड लगा दिया ग्रुप CH2 माइनस, और ये सल्फ़र पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये देखिए नॉन स्टेबलाइज सल्फ़र है, नॉन स्टेबलाइज एलिट्स है। ये क्या करेगा, इसको अटैक तो करना चाहिए था 1-1-2 अटैक, डायरेक्ट अटैक, लेकिन ये ग्रुप ये मॉलिक्यूल क्या होता है, ये 1-4 अटैक 1-4 एडिशन देता है। क्योंकि अगर ये अटैक इस पोजीशन पे करेगा तो रिंग में काफ़ी स्ट्रेन आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल हो जाता है, लेस स्टेबल। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये ऐसी रिएक्शन है, इसमें एलिट्स भी अनस्टेबल है, नॉन स्टेबलाइज है, लेकिन फिर भी अटैक क्या करता है, 1-4 एडिशन अटैक का 1-4 प्रोडक्ट देता है। ये गेट का क्वेश्चन है। ये अबव द प्लेन है और इधर लगा है सल्फ़र और ये हमारा CH2। इसने क्या किया, इस पोजीशन से 1-4 अटैक किया। ये भी अबव द प्लेन रहेगा। ठीक, और ऑक्सीजन पर क्या नेगेटिव चार्ज पहुंचा, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये मैथिल ग्रुप और साथ में एक मैथिल ग्रुप और लगा। ठीक है, और सल्फ़र पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज वापस से रिंग में लाए और ये जो डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पर अटैक कर दे और सल्फ़र का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या न्यूट्रल हो जाए। तो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा, अगले स्टेप में हमें मिलेगा ठीक है। अब देखिए ये कंपाउंड ये कैसा अबव द प्लेन रहेगा, तो इसको चाहे आप इधर लिखो या इधर लिख दो, रहेगा ऊपर साइड ही, क्योंकि ये कंपाउंड क्या किधर से आया था, किधर से उसने ऊपर साइड से अटैक किया था, तो ये अबव द प्लेन ही रहेगा। और ऑक्सीजन आ जाएगा ये, और ये जो मैथिल ग्रुप लगा था वो चला जाएगा बिलो द प्लेन। ठीक है, इसी पोजीशन में मैथिल ग्रुप भी लगा था और ये भी ग्रुप कहाँ है, अभी भी ऊपर की साइड है और ये सल्फ़र है Me। ये हमें कंपाउंड मिला। सेकेंड स्टेप में उसने क्या किया, रेने निकल और लगा दिया है साथ में। और रेने निकल का काम क्या होता है, देखिए रेने निकल क्या करता है, सल्फ़र को कार्बन सल्फ़र बॉन्ड को क्लीवेज कर देता है, कार्बन सल्फ़र बॉन्ड को क्लीवेज करता है और सल्फ़र को बाहर कर देता है। देखिए जैसे रेने निकल की मैं बात करूँ, रेने निकल इस स्टेप में क्या करेगा, सल्फ़र और कार्बन का बॉन्ड ये है, तो इस बॉन्ड को क्लीव करेगा और इधर लग जाएगा एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो हमें फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ये ऊपर की साइड रहेगा और ये नीचे की साइड, ये ऑक्सीजन और ये मैथिल ग्रुप भी क्या रहेगा ऊपर की साइड, और साथ में निकल जाएगा हमारा MESH। ये क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट है।
यही इसमें पूछा था, मेजर प्रोडक्ट बताना था कौन सा होगा। तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। इस ग्रुप को आप चाहें तो इधर ना लिख करके ऊपर साइड भी ऐसे अगर आप लिखना चाहें तो ये जैसे ऊपर से आया था तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये ग्रुप रहेगा ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये था एक गेट 2011 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए सल्फ़र एलिट्स में हमने पढ़ा कहाँ अटैक करती हैं और स्टेबलाइज सल्फ़र एलिट्स कहाँ अटैक करती है और नॉन स्टेबलाइज एलिट्स कहाँ अटैक करती है। अगर मैं जैसे हमने पढ़ा था फास्फोरस एलिट्स में क्या होता था, एल्कीन का फॉर्मेशन होता था। यहाँ इसमें कहीं भी एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं है, या तो इपॉक्साइड रिंग बनेगी या प्रोपेन रिंग बनेगी, ठीक है। 1,4 एडिशन होगा तो प्रोपेन रिंग बनेगी और डायरेक्ट एडिशन होगा 1,2 एडिशन तो हमें क्या मिलेगी, इपॉक्साइड रिंग मिलेगी। अब जैसे फास्फोरस एलिट्स में हमने कम पढ़ा था, इसलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप भूले तो नहीं है फास्फोरस एलिट्स को। क्वेश्चन करते हैं फास्फोरस एलिट्स को। मान लीजिए मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, ये NH, इधर मैंने लगा दी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसी बेस के साथ, द प्रेजेंस ऑफ। फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, बेस लगा दिया। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, ये कोई ट्राईसाइकिल कंपाउंड लगाया और उस पर मैंने PH3 और इधर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप COONE। चलिए मैंने लगा दिया। अब फटाफट बना दीजिए, फास्फोरस का कंपाउंड है। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बेस है, बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा वो दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या है, स्टेबल है। तो ये कैसा है, हाइड्रोजन है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, वो इस कार्बोनिल के साथ भी क्या है, रिजोनेंस में है। इस दोनों कार्बोनिल के साथ क्या है, रिजोनेंस में है। तो कैसा हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। ये ग्रुप क्या करे अगले स्टेप में, जो हमारे पास फास्फोरस है PH3 और ये COONE। अब देखिए फास्फोरस में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा 4 बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पोजीशन किसी एक पोजीशन पर अटैक करेगा, जैसे नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आने की वजह से क्या होगा, वो इसके साथ भी ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसके साथ रिजोनेंस में है, स्टेबल है। और फास्फोरस में पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से भी क्या है, स्टेबल है। तो हमें क्या मिलेगा, COONE PH3 और इस पोजीशन पे कर दिया अटैक नाइट्रोजन ने। ठीक है, ये मिलेगा। नेगेटिव चार्ज पहुंच गया इस पोजीशन पे। और ये देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जैसे ही, नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ क्या है, रिजोनेंस में है। अब ये रिजोनेंस में है तो अगले स्टेप में क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज अब हमें क्या मिल गया, ये और फास्फोरस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमें क्या मिल गई, ये फास्फोरस एलिट्स। ये भी क्या है, एक फास्फोरस एलिट्स है। फास्फोरस एलिट्स, अब एलिट्स का क्या काम होता है, कोई कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करती है। अब मान लो इसमें 2 कार्बोनिल सेंटर किसी एक सेंटर पे अटैक करा दीजिए, दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है और सेम और सेम क्या है, उनकी रिएक्टिविटी है। इसने जैसे ही इस पोजीशन पे अटैक किया ये N और ये O- और इधर PH3 फास्फोरस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज
ठीक है, और इस पोजीशन पे ग्रुप लगा है COOMe, और साथ में कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, इसके साथ भी क्या है 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए हमारे पास जो एलिट्स मिली थी हमें क्या थी, स्टेबल एलिट्स थी, तो हमें एल्कीन का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, ट्रांस एल्कीन हमें मिलेगा। ट्रांस एल्कीन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगा। अभी ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन क्या करेगा, फास्फोरस के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, तो फास्फोरस का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव, ये ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड मूव करे और ये बॉन्ड इधर मूव करे, तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये आ गया डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे। ठीक है, इस पोजीशन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। कार्बोनिल का क्या किया इसने, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। और हमें मेजर प्रोडक्ट क्या चाहिए, ई एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमारा इलिट फास्फोरस इलिट कैसी थी, स्टेबल थी। अगर मैं बात करूँ इस ग्रुप की, ये ग्रुप अगर इस साइड है, ठीक है, इसकी मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री इधर अब द पेलन अगर रखूँ, तो इस ग्रुप की मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री COOMe, ये जो ग्रुप है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इधर अब द पेलन रख दी मैंने। अब द पेलन रख दी तो ये मुझे कैसी एल्कीन मिल गई, और इधर क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड भी लगा है। ठीक है, और कोई ग्रुप बचा इसमें, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है एल्कीन की, ई स्टीरियोकेमिस्ट्री है। और ई कैसा होता हमारा, स्टेबलाइज फास्फोरस एलिट्स है। तो हमारा जो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 1 इसको 1 नंबरिंग दूँ और इधर लगे इस बॉन्ड को नंबरिंग दूँ 2, क्योंकि नाइट्रोजन की प्योरिटी ज़्यादा होती है 1, और इस पोजीशन पे क्या है, 1 इधर है 2 इधर है, तो दोनों जिसको जो प्योरिटी ज़्यादा है उनकी क्या है, अपोजिट एक दूसरे के क्या है, एंटी हैं। इसको 1 और इसको 2, तो ये कैसी हो गई, ई एल्कीन। ई एल्कीन का क्या होगा, ई एल्कीन का फॉर्मेशन होगा ट्रांस एल्कीन का। तो ये थी हमारे फास्फोरस एलिट्स और सल्फ़र एलिट्स, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। फास्फोरस एलिट्स एल्कीन का फॉर्मेशन करती हैं और सल्फ़र एलिट्स इपॉक्साइड या साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा सल्फ़र एलिट्स के बारे में। कुछ रिएक्शन और हम पढ़ेंगे सल्फ़र एलिट्स की नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।